हेलो एवरीवन, दिस इज रूही। वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल द बेस्ट ज्ञान। आज तो आपसे बिल्कुल आशा कर सकते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, बिकॉज आज है संडे और ये होता है सभी का फन डे। बट हम लोगों ने सेशन जो स्टार्ट किया हुआ है, जो सीरीज चल रही है वो यूपीपीसीएस की। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और ये है हमारा सैटरडे और संडे की सीरीज। तो चलिए, आज जो हम कराने वाले हैं वो सेम चीज़ें हैं, सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। और स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। तो गाइज यहाँ पे कर क्या रहे हैं, 2012 से 2023 तक का मैं कंप्लीट प्रीवियस ईयर आप लोग को कराने वाली हूँ। 2015 का सेट 2 होने जा रहा है, ये सेट 2। ओके, याद रखिएगा। जो भी न्यू हमारे साथ जुड़े हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाले हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 20 क्वेश्चन लास्ट सेशन में कंप्लीट मैं आपको करा चुकी थी, तो अभी हम लोग 20 के आगे की क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है ना गाइज। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है 21 से। तो चलिए देख लेते हैं क्या हमारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ऐसा पूछा गया है। तो सही सुमेलित कौन नहीं है, इसमें आपको सारे देखना पड़ेंगे। मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट बिल्कुल सही है। एम के गांधी चंपारण आंदोलन से संबंधित हैं, बिल्कुल सही है। एस सी बोस ये फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंधित हैं, ये भी सही है। तो एस ए जो जिन्ना है वो खिलाफत आंदोलन से नहीं बल्कि मुस्लिम लीग से संबंधित है। किससे संबंधित है? मुस्लिम लीग से संबंधित हैं। ओके, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, मुस्लिम लीग से संबंधित है। जबकि अगर हम खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं तो खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख जो व्यक्ति थे वो मोहम्मद अली और शौकत अली थे। जबकि जिन्ना जो थे महात्मा गांधी द्वारा खिलाफत को समर्थन देने का विरोध कर रहे थे। ठीक है ना। तो जिन्ना के बारे में आप लोग ये बात याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं गाइज। और यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पे देख सकते हैं, अब आ गया है हमारे पास ज्योग्राफी का पोर्शन और हम यहाँ पे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को अब करने वाले हैं। यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? तो कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? तो ये है पश्चिमी घाट पर। गाइज आप लोग को भी जो जो आंसर पता होता है ना, तो उसको सबको नोट डाउन कर लिया करो पहले से पहले, फिर देखा करो आप कितना क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ठीक है ना। बाकी तो यहाँ पे मैं करा रही हूँ, और वो इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन भी कराती हूँ। तो एक्सप्लेनेशन देखो, उससे कुछ और भी पॉइंट्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको अगर आपको आंसर्स आते हैं ना, तो आप ऐसे ही किया करो। ठीक है। 1 मिनट दो मुझे, वो थोड़ा सा पानी पी लूँ बस। नाउ बैक टू बवेलियन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी गाइस, आप लोग को 1 मिनट का बीच में थोड़ा सा गैप लेना पड़ा। इट्स ओके। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है सदाबहार वन पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? तो ये पश्चिमी घाट पर पाया जाता है। अब अगर हम बात करें सदाबहार वन कहते कैसे हैं, तो ऐसे वृक्ष यहाँ पे जो है ऐसे वृक्ष उगते हैं, ऐसे वृक्ष उगते हैं। यहाँ पर जो वृक्ष उगते हैं वो ऐसे उगते हैं जो साल भर हरे भरे रहते हैं, साल भर हरे भरे, और इन्हीं को हम सदाबहार वन कहते हैं। ओके, तो ऐसे पर जो सदाबहार वन होते हैं, ऐसा कौन से भूभाग पर ये उगते हैं जहां पर औसत वार्षिक वर्षा, एक तो तापमान होता है और एक वर्षा। तापमान देख लीजिए, तापमान कितना होना चाहिए और फिर वर्षा कितनी होनी चाहिए। तो औसत वार्षिक तापमान जो होना चाहिए वो 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और जो वर्षा होनी चाहिए वो लगभग 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है ना। अगर कहीं पर किसी ऐसे भूभाग है कोई ऐसा जिसपे औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहता है और औसत वार्षिक वर्षा पर ईयर जो हम बात कर रहे हैं वो 200 सेंटीमीटर रहता है, तो ऐसे जो प्लेस होते हैं इन पर कौन से वन उगते हैं? तो ये सदाबहार वन उगते हैं। और इन जो सदाबहार वन होते हैं, इन घने वन होते हैं। ये घने वनों में क्या है, 45 से 60 मीटर, समझ रहे हैं आप लोग,
45 से 60 मीटर ऊंचे वृक्ष तक आपको देखने को मिलेंगे। और इन वृक्षों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, तो आप 2-4 के नाम देख लीजिए, जैसे कि होता है अबोनी, एबोनी, आबनूस, आबनूस, ठीक है ना, आबनूस। और आप देखेंगे ताड़ का पेड़ भी इसी में आएगा, ताड़ होता है, महोगनी होता है, महोगनी होता है। और ये बात आप एनसीईआरटी 6th क्लास या 7th क्लास की आई थिंक एनसीईआरटी में भी ये कंप्लीट आप बातें पढ़ लेते हैं। इसी में बांस भी आता है गाइज, बांस भी याद रखें, बांस तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है ना। तो इन घने जंगलों में 40 से 60 मीटर ऊंचे तक के प्लांट्स मिलते हैं, आपको वृक्ष मिलते हैं। और इन वृक्षों में अबोनी जो होता है, आबनूस, ताड़, महोगनी, बांस, इस तरीके के प्लांट्स देखने को आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसके अंतर्गत गन्ने की सबसे अधिक भूमि है, तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। हमारा उत्तर प्रदेश क्यों बोला, क्योंकि मैं प्रॉपर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं मैम कहाँ से हो, तो यस हम यूपी वाले हैं। ओके गाइज, चलिए यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ, यहाँ पाई जाने वाली जड़ोद मिट्टी के कारण ऐसा होता है। उत्तर प्रदेश में क्यों होता है, ऐसा क्यों है, सबसे अधिक मतलब प्लेस है जो गन्ना उगाया जाता है, तो सबसे अधिक जो भूमि उत्तर प्रदेश में है, तो ऐसा क्यों है, तो यहाँ पे एक तो जड़ोद मिट्टी मिलती है आपको, जड़ोद, दोमट और रेतीली मिट्टी के प्रकार किसमें ऐसा होता है, जड़ोद मिट्टी, जो दोमट, जो दोमट व रेतीली, दोमट, दोमट, ठीक है, दोमट प्रकार की है, ठीक है, रेतीली दोमट प्रकार की है। और गन्ने का उत्पादन के लिए ये उत्तम होता है, ये उत्तम मतलब जो मिट्टी है ना, ये उत्तम मिट्टी होती है गन्ने की खेती के लिए, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, गन्ने की खेती होती है। यहाँ जड़ोद मिट्टी पंजाब से जो है असम तक फैली हुई है, मतलब जड़ोद मिट्टी जो है पंजाब से असम तक यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करेंगे। और नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित झीलों में से किसका अचानक प्रस्फोट जून 2013 में मंदाकिनी नदी के त्वरित बाढ़ के प्रमुख कारणों में से एक कारण था। गाइज एक बात तो मैं आपको बता दूं कि 2013 की बात हो गई है, जून 2013। अभी जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो 2015 का कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात यह है, ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन करंट बेस पे दिया हुआ है, 2013 का दिया हुआ है, 2015 का कर रहे हैं, तो 2 साल पहले तक लगभग पूछ लेता है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें झीलों में किसका अचानक प्रस्फोट, ये जो घटना है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब वाइल्ड लेवल पे अगर आप देखेंगे तो हुई थी, तो ये आज भी पूछा जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए हम इसको कंप्लीट मतलब देखेंगे सॉल्यूशन के साथ में। अब देखिए यहाँ पे है 2013 में मंदाकिनी नदी के त्वरित बाढ़ के प्रमुख कारणों में से एक कारण था, तो किसका अचानक प्रस्फोट था ये आपसे पूछा गया है। तो ये था चोराबाजी झील का, ठीक है ना, किसका था, तो ये था चोराबाजी झील का। ये कब हुआ था, तो जून 2013 में। चोराबाजी झील जो थी, जो केदारनाथ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है, आपने सुना होगा केदारनाथ में बाढ़ आई थी, ठीक है ना, केदारनाथ, केदारनाथ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर, ठीक है, दूर है, केदारनाथ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। अचानक प्रस्फोट हुआ था उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में, जो साबरमती व मंदाकिनी नदियों की त्वरित बाढ़ के प्रमुख कारणों में से एक था, ठीक है ना। ये बहुत सारे कारण होते हैं, उन सभी कारणों में से एक कहीं ना कहीं रहा है, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में साबरमती के आसपास था, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है, तो मतलब जो भारत है उसमें आधे से अधिक सोयाबीन एक ही किसी राज्य में होती है, तो कौन से राज्य में होती है ये आपसे पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन का मतलब आधे से अधिक उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं सोयाबीन की, तो सोयाबीन का प्रमाण कहाँ से मिला था, प्रमाण कहाँ से मिला था, कौन कौन दे सकता है इसका प्रमाण, जरा बताइएगा। प्रमाण मिला था आपको चीन से, ठीक है ना, कई सौ वर्ष पूर्व की बात है, कई सौ वर्ष पूर्व की बात है। सोयाबीन का जो प्रमाण है वो चीन से हमें प्राप्त हुआ था। अब अगर हम सोयाबीन की बात करें तो ये कहाँ उगाया जा सकता है, इसके लिए कौन सा प्लेस, कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, तो काली मिट्टी, ठीक है ना, काली मिट्टी में उगाया जाता है, या फिर जड़ोद मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है, काली या फिर हम बात करेंगे जड़ोद,
ठीक है, काली मिट्टी हो या जलोढ़ मिट्टी हो, इसके लिए काफी उपयुक्त होती है। ठीक है, भारत में अगर हम भारत देखें, विश्व के शीर्ष सोयाबीन उत्पादकों में से एक है। भारत जो विश्व में शीर्ष है, काफी ऊंचे मतलब बड़े ज्यादा उत्पादन करते हैं सोयाबीन का, उन सभी में भारत का भी स्थान देखने को आपको मिलता है। ठीक है ना। चलिए, भारत का स्थान कौन सा है अगर हम ये देखें तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, सोयाबीन उत्पादन में विश्व में भारत का चौथा स्थान है। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कथन ए, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। सही लग रहा है। यमुना असतत वहिनी नदी है, नहीं असतत तो नहीं है, यमुना वर्षवाहिनी है। ठीक है ना। तो आंसर ये वाला तो हमें गलत लग रहा है, और दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कथन ए सही है, परंतु आर गलत है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा सी एकदम राइट आंसर होगा। यमुना एक सतत वाहिनी नदी है, असतत नहीं है गाइज ये, कि जो दिल्ली और आगरा के मध्य जो है अत्यधिक प्रदूषण है, ये बात आप याद रखिएगा। दिल्ली और आगरा के जो मध्य है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, और प्रदूषण के कारण ही ये क्या होता है, ये कुछ समय के लिए मृत हो जाती है। इतनी बात आप लोग याद रखें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। तो भारत में ज्वालामुखी द्वीप आपसे पूछा गया है, कौन सा है, तो ये हो जाएगा बैरन द्वीप। कौन सा हो जाएगा, बैरन द्वीप होगा। दैट मीन ऑप्शन नंबर ए। बैरन द्वीप की अगर हम बात करें तो ये कहाँ है, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार में स्थित है। और अगर हम बिल्कुल पास की स्थिति की बात करें तो अंडमान और निकोबार की राजधानी के लगभग पास में स्थित है। अंडमान और निकोबार की राजधानी की मैंने बात की है, कैपिटल ऑफ द अंडमान एंड निकोबार। तो आप लोग इसकी कैपिटल का मुझे नाम जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, देखते हैं कितने लोगों को इसका नाम पता है। चलिए, बैरन द्वीप की बात कर लेते हैं गाइस थोड़ी सी। बैरन द्वीप क्या है, भारत का एकमात्र सक्रिय, या कैसा बताएंगे आप लोग, क्या कहना चाहेंगे इसको, सक्रिय ज्वालामुखी है गाइज, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है ना। बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है ना। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, और यहाँ पे है हमारे पास, निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो बेतवा नदी का बांध आपसे पूछा गया है, तो ये है राजघाट बांध। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम राइट आंसर होगा। राजघाट बांध की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर बनाया गया है, तो यूपी एंड एमपी, दैट इज मध्य प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर यह बनाया गया है, सीमा पर बनाया गया है। ठीक है ना। बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर राजघाट बांध बनाया गया है, जो मतलब जो क्या है वो आपको पता ही है, बेतवा नदी पर स्थित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। निम्नलिखित में नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो कौन सी ऐसी नदी है जो दक्षिण की गंगा कहलाती है, तो ये है कावेरी। ओके, कौन सी नदी है, कावेरी है। कावेरी नदी की अगर हम बात करें तो इस पे एक जलप्रपात बना हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जलप्रपात। जलप्रपात होता क्या है, अगर हम शुद्ध भाषा में बोले तो झरना होता है। ठीक है ना। शिव समुद्रम, शिव समुद्रम। ठीक है ना, काफी फेमस है जलप्रपात। ठीक है ना। पर्यावरण जो पर्यटक स्थल होता है वो भी है शिव समुद्रम। तो ये कौन सी नदी पर बना हुआ है, कावेरी नदी पर बना हुआ है, और कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरियन के मध्य स्थित है। तो भारत में कौन सा ऐसा तट है जो कृष्णा का डेल्टा, कृष्णा नदी का डेल्टा व केप कोमोरियन के मध्य स्थित है। तो ये कौन सा होगा गाइस, अगर आप लोग इसकी बात करें तो ये होगा कोरोमंडल तट। आंसर होगा हमारा ए, एकदम राइट आंसर होगा। कृष्णा नदी की अगर बात करते हैं तो भारत की एक प्रमुख नदी भी है, दक्षिण भारत की अगर हम देखें, दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। ठीक है ना, जो महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से निकलती है। गाइस, जितना भी एक्सप्लेनेशन पॉसिबल हो सकता है मैं करा देती हूँ। और महाबलेश्वर से निकलने के बाद 1400 किलोमीटर लगभग दूरी तय करके, और ये कहाँ गिरती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की
खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। देखिए एक बात याद रखिए, ये 1400 किलोमीटर ये हमारे किसी काम का नहीं है अगर आप यूपीपीसीएस या यूपीएससी की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कृष्णा नदी की ऐसे कहाँ से कितनी चल के और कितना कहाँ तक पहुंच रही है, कितनी मतलब दूरी तय कर रही है, ये नहीं पूछा जाता, इतना फैक्ट भी नहीं पूछा जाता, लेकिन कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। अपना जल कहाँ गिराती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इट्स रियली इंपॉर्टेंट, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये आंध्र प्रदेश में कहां पर डेल्टा कहां बनाती है, कृष्णा डेल्टा की बात हुई है तो ये आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा बनाती है। आंध्र में, आंध्र प्रदेश में बहुत ही उपजाऊ डेल्टा बनाती है, ठीक है ना, बहुत ही उपजाऊ इसका डेल्टा है। भारत के तमिलनाडु राज्य में अब हम बात कर लेते हैं कैप कमोरियन की, ठीक है ना। कैप कमोरियन कहाँ है, तो भारत के तमिलनाडु राज्य में है। अरे तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, भारत के तमिलनाडु राज्य में है। अगर हम बात करें कैप कमोरियन की तो राज्य में है, लेकिन कन्याकुमारी जिले में एक शहर है और जो सबसे दक्षिणतम बिंदु भी है हमारे भारत का, ये कौन सा, कन्याकुमारी जिले में, ठीक है ना, कैप कमोरियन। और ये प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ये बात मैं आपको बोल चुकी, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो इन दोनों के मध्य की अगर हम प्लेस को देखें, लाइक मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये तो बड़ा गलत बन गया, कोई बात नहीं, ये आपको जो बना है कृष्णा का डेल्टा देखेंगे और लास्ट पॉइंट, लेकिन ज्यादा ऊपर बन गई है कृष्णा, ये तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है इसी को हम कोरोमंडल तट कहते हैं, ठीक है ना, कोरोमंडल तट कहते हैं। तो ये कोरोमंडल तट किसके मध्य है, आप लोगों को पता चल गया, कृष्णा डेल्टा एंड कैप कमोरियन के मध्य कौन सा तट है, कोरोमंडल तट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, तो कौन सा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ऑलमोस्ट लोगों को ये पता होगा, माउंट कोटोपैक्सी। ये जो है कहां पर स्थित है, इक्वाडोर। इक्वाडोर कहां पर स्थित है, कौन से मतलब आप कॉन्टिनेंट में देखेंगे तो आप लोग जरूर बताइएगा कौन से कॉन्टिनेंट में है इक्वाडोर, तो माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, और इक्वाडोर कौन से कॉन्टिनेंट में है ये आप लोग बताइएगा। अब अगर हम बात करें ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी भूपटल पर मतलब होता क्या है, छेद व दरार हो जाती है, जिससे होकर मतलब जो ज्वालामुखी होता है, मतलब इसमें एक छेद या दरार हो जाती है पृथ्वी पर, जिससे होकर क्या होता है, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ पदार्थ या लावा, राख जैसे जो भी गैसें बाहर, गैसें वगैरह होती हैं वो क्या होती हैं, बाहर आ जाती हैं, ठीक है ना। अब ज्वालामुखी जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो ये लगभग 3 प्रकार के होते हैं, 1, 2 एंड 3 देख लेंगे हम लोग, 3 प्रकार के होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो पहला आपके पास होता है सक्रिय, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ये होता है, मतलब मुझे ये पहले याद आया तो मैंने बोल दिया, कुछ लोग ये बात पकड़ के बैठ जाएंगे, मैम ने कहा था पहला यही होता है। फिर होता है प्रसुप्त, प्रसुप्त, ठीक है ना। उसके बाद एक होता है मृत, मृत। क्या फर्क क्या है इन सब में, सक्रिय जिनमें मतलब ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है आए दिन, प्रसुप्त मतलब कुछ टाइम, बहुत लॉन्ग टाइम से ज्वालामुखी का उद्गार नहीं हुआ है, मृत मतलब इसमें ज्वालामुखी का उद्गार सालों करोड़ों वर्षों से नहीं हुआ है, मतलब ये मृत हो गया है, ठीक है ना। ये 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने जो बात की है सबसे ऊंचा, तो ये माउंट कोटोपैक्सी है। अब सबसे सक्रिय की अगर हम बात करें तो ये है स्ट्राम्बोली। सक्रिय कौन सा है, तो सक्रिय है स्ट्राम्बोली, और स्ट्राम्बोली को अभी मैं बताती हूँ, स्ट्राम्बोली, ओके, स्ट्राम्बोली, पता नहीं कैसा ऊपर नीचे लिखा जा रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग इतना तो एडजस्ट करिएगा। स्ट्राम्बोली विश्व का सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसको हम भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर, ठीक है ना, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं, मतलब भूमध्य सागर में प्रकाश स्तंभ, लाइक मतलब इतना ज्यादा सक्रिय है कि जब देखो इससे उद्गार होता रहता है, तो भूमध्य सागर में है ये, तो इसमें प्रकाश होता रहता है, तो इसीलिए प्रकाश स्तंभ बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए काफी एक्सप्लेनेशन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर लेते हैं गाइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, तो पर्ल ऑफ साइबेरिया दैट मीन्स मोती, पर्ल मतलब होता है मोती, तो साइबेरिया का मोती किसे कहा जाता है, ऐसा पूछा गया है। तो ये है बैकाल झील को, बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। बैकाल झील है क्या, तो ये एक मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, और इसमें विश्व का 20% लगभग, विश्व का लगभग 20%, ठीक है, मीठा पानी स्थित है, विश्व का लगभग 20% मीठा पानी स्थित
स्थित स्थित है। ओके, इतनी बात याद रखेंगे। और इसे साइबेरिया का मोती, जो कि मैंने बता ही दिया, पर्ल ऑफ साइबेरिया, साइबेरिया का मोती कहा जाता है। लेकिन एक चीज और याद रखेंगे बैकाल झील के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1996 में यूनेस्को विश्व धरोहर, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया है। ठीक है ना, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया है। चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारण नहीं है? तो कौन सा ऐसा उद्योग है जिसके लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारण नहीं होता है? तो ये होगा हमारे पास आंसर सी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ से इतना ही काफी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे युग्म देखना है भाई, सुमेलित नहीं है मतलब कौन सा पेयर है जो सही सा नहीं है। तो यहाँ पे है एड्रियाटिक सागर की रानी, रोम को नहीं कहा जाता है गाइस, रोम को नहीं कहा जाता है, ये वेनिस को कहा जाता है, वेनिस, जस्ट अ वेनिस। ओके, एड्रियाटिक सागर की रानी किसको कहा जाता है? वेनिस को कहा जाता है। तो दैट मीन्स आंसर तो हमारा यही मिल गया, नहीं पूछा था तो ये नहीं है। बाकी भी देख लेते हैं। लोरेन कोयला क्षेत्र, ये फ्रांस में है। बेस्ट मिडलैंड्स, ये किस में है? बेट्स मिडलैंड, ये बर्मिंगम में है। और टुला जो है रूस में है। सॉरी गाइज, यहाँ पे मैंने एड्रियाटिक सागर की रानी कहा जाता है ऐसा नहीं बोला, एड्रियाटिक सागर की रानी कहाँ है? तो ये वेनिस में है। ओके, इतना याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर गए हैं हम लोग। यहाँ पे है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले ये बताइए, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? मजा नहीं आ रहा है ना, थोड़ा बता देना, मजा लेना सीखो और करो, करना तो पड़ेगा गाइस। ठीक है ना, किसी भी तरीके से पढ़ो, बोर होके पढ़ोगे तो माइंड में उतनी चीजें रह भी नहीं जाएंगी। तो ऑफकोर्स थोड़ा सा एक्टिव हो जाया करो पढ़ते टाइम। ठीक है, और अगर चैनल पे न्यू हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। देखो इतनी मेहनत के बाद एक वीडियो पे एक लाइक तो बनता है, तो लाइक तो कर ही दो, फटाफट से लाइक कर दो। और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला गया है, मतलब सही सुमेलित करना है आपको। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित करना था आपको, यहाँ पे है भाई ज्वालामुखी, और इधर दिए हुए हैं देश। ठीक है, सबनकाया, सबनकाया आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये पेरू में देखने को मिलेगा, तो पेरू का ये ए लगा देंगे। माउंट इटना, तो माउंट इटना आपको इटली में देखने को मिलता है, तो बी लगा देंगे। ये ऑलमोस्ट सभी को पता होता है ये वाला। देखिए गाइस, यहाँ पे आपको क्या करना है, एलिमिनेशन लगाना है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, किसी एक का अगर आपको आ रहा है तो आप क्या करेंगे, सही सुमेलित में आपको देख लेंगे। जैसे कि माउंट इटना मैंने कहा सभी को ऑलमोस्ट पता होता है। माउंट इटना कहाँ है? इटली में है। बी का क्या आ रहा है? ए आ रहा है। बी का क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। यही बात तो समझ में आई हमें। तो दैट मीन्स है 50-50 बचा हमारे पास ऑप्शन। अब हमारे पास 50-50 बच गया है, ये कट गया। ठीक है, 2 कट गए, 50-50। अब देखेंगे एक आध कोई और आ रहा होगा तभी कुछ हो पाएगा, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है एलिमिनेशन में, एक भी अगर हमें आ रहा होता है तो हमारा आंसर मिल जाता है। ठीक है, चलिए माउंट एटना हो गया हमारे पास, सबनकाया हो गया जो कि पेरू में है। फिर कोलिमा, कोलिमा आपका कहाँ देखने को मिलेगा? ये मिलता है मैक्सिको, दैट इज सी, यहाँ पर आएगा। तो कोलिमा मैक्सिको। तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिला है साबरमा ए, तो यहाँ पे देखिए ए का बी, मतलब ए का 2, ए का 2, तो ये देखने को मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो आंसर तो आपका यही मिलेगा। और अगर इस तरीके से लगाएंगे तो सी जो है हमारे पास, ये इसमें सी आ गया है, और मेरापी इंडोनेशिया में आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो आंसर आपका सी बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? दैट्स ग्रेट। यहाँ पे समुद्र तट रेखा हम लोग इंडिया की भी काफी कुछ पढ़ते हैं, और यहाँ पे पूछा गया है कौन सा ऐसा देश है, देशों में से कौन सा ऐसा देश है जिसकी समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो ये है आपके पास कनाडा। कौन सा है? कनाडा। और कनाडा की रेखा कितनी है? बहुत अच्छे से याद रह जाता है, 20-20-80 किलोमीटर। ठीक है ना, 20-20-80 किलोमीटर इसकी समुद्र रेखा है। ठीक है, समुद्र तट रेखा है 20-20-80। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित युग्मों में से
कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है, फिर आपको वही देखना है। तो यहाँ पे है वावाइलिंग झील जो कि डोमिनिका, ठीक है, बिल्कुल सही है। फाइबर फ्लावर झील जो कि मंगोलिया, तो फाइबर फ्लावर झील मंगोलिया में नहीं है, ये है सिचुआना में, हाँ ठीक है, ये होगी सिचुआना। सिचुआना, सिचुआना कहाँ पर? चीन, ठीक है ना। चू चू जो लग रहा है तो वैसे ही पता चल रहा है चीन है ना, तो याद रखेंगे, ठीक है। रेड लैगून, रेड लैगून की अगर हम बात करें तो बोलीविया। ग्रेट स्लेव झील जो कि कनाडा में है, ठीक है। बाकी सारे बिल्कुल ठीक है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित प्रजातियों वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है? तो कौन से ऐसे प्रजाति वर्ग हैं जिनसे क्या है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं? तो ये है मंगोलायड से, ठीक है ना। मंगोलायड प्रजाति जो है इससे ही उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है। अगर हम मंगोलायड प्रजाति की बात करें तो इनका कद थोड़ा छोटा ही होता है, पैर थोड़े ज्यादा छोटे होते हैं, ऊपर का शरीर थोड़ा ठीक होता है, पैर छोटे छोटे होते हैं। तो ये मंगोलायड प्रजाति की थोड़ी सी पहचान भी आप लोग समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है? तो बॉक्साइट का सबसे सर्वाधिक उत्पादक कौन सा देश है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नंबर पे है, पूछा ही है विश्व का सर्वाधिक। और अगर हम सेकंड नंबर की बात करें, सेकंड कौन उत्पादक करता है बॉक्साइट का सबसे अधिक? तो वो चीन करता है, ठीक है ना। और बॉक्साइट की अगर हम बात करें तो ये एक एल्युमिनियम जो है ना, एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का एक अयस्क है, एल्युमिनियम का एक अयस्क है। जो मतलब अगर हम नॉर्मली बात करें, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। और बॉक्साइट किस कलर का होता है, थोड़ा कलर पे भी आप लोग ध्यान रखा करें। तो रंग क्या होता है बॉक्साइट का, रंग क्या होता है? तो इसका रंग जो है वो होता है सफेद, सफेद, या फिर आप देखेंगे भूरे रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। बॉक्साइट कैसे रंग का होता है? या तो सफेद होता है या फिर भूरे रंग का होता है। इसमें लोहे का अंश भी विद्यमान होता है, ये भी आप बात याद रखें थोड़ा सा, इसमें लोहे का कुछ अंश भी विद्यमान होता है, लोहे का अंश। तो लोहे का अंश भी प्लस का निशान लगा लीजिए, मतलब होता है, ठीक है ना, इस बात से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है। तो विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार कहाँ पाया जाता है? ये आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है। लगभग कितना, मतलब कितना पाया जाता है? तो विश्व का लगभग 17 लाख टन, समझ सकते हैं आप, 17 लाख टन जो उत्पादन होता है ना विश्व में, उसका लगभग 17 लाख टन यहाँ पर पाया जाता है। जो कुल भंडार का भी देख लीजिए कितना होगा, कुल भंडार का 29% है लगभग, विश्व के कुल भंडार का लगभग 29% है, ठीक है ना। किसका? यूरेनियम का बृहत्तम भंडार कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित करना है आप लोग को। नेक्स्ट ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ है, राष्ट्रीय पार्क और राज्य दिए हुए हैं। यहाँ पे दाचीगम जो है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा। दैट मीन्स हम ए का क्या करेंगे, ए का 2 आ गया, जम्मू एंड कश्मीर। अब हम एलिमिनेशन लगाएंगे, ए का 2 कहाँ दिख रहा है? यहीं पे दिख रहा है। आपका आंसर एकदम ठीक हो जाएगा, बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी हम और बाकी के भी जो है ना वो भी देख लेते हैं, बाबी नहीं है, पापीकोंडा। पापीकोंडा आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है ना। सरिस्का आपको राजस्थान में ही देखने को मिलेगा, राजस्थान में। और बांदीपुर आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा। तो दैट मीन्स है ए का 2 आ गया हमारे पास, और बी का हमारे पास 1 आ गया, बी का 1 आ गया, सी का सी ही था, 4 का डी का डी ही, मतलब 4 ही था। तो आंसर हमारे पास बी एकदम राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, वही सेम है, सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे खनिज दिए हुए हैं और इधर दिया हुआ सूची 1 और सूची 2, खनिज नहीं दिए हुए, ये गलती से शायद बोल्ड हो गए हैं, फर्स्ट वाले जो ऑप्शन है वो खनिज। यहाँ पे सही सुमेलित करना है, आई थिंक सही उत्तर चुनिए, ठीक है, सही उत्तर चुनिए।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ओके ठीक है। अब यहाँ पे है खनिज, तो खनिज में आप देखेंगे तो समाप्त होने योग्य है, ये खनिज क्या है, समाप्त होने योग्य है, दैट मीन्स ए का हो जाएगा यहाँ पर 3, तो यहाँ पर हम ए लिख देंगे, तो ए का हम देखेंगे 3 दो में आ रहा है, एक तो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, दैट मीन्स नीचे के दोनों कट हो गए हैं, कोई बात नहीं। सौर ऊर्जा को अगर हम देखें असमाप्त होने योग्य है, सौर ऊर्जा क्या है, ये असमाप्त होने योग्य है, दैट मीन्स बी का आपके पास क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, बी का क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है, मतलब बहुत चालाकी खेली है यहाँ पे यूपीपीसीएस वालों ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बायोगैस। अब बायोगैस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बायोगैस में आप सभी को पता है मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, तो सी यहाँ पर आ जाएगा 2 पे, ठीक है ना, तो C2 दैट मीन्स ये वाला अब हमारा आंसर मिल गया, ये बिल्कुल सही होगा। अब डी एक बचा, वन अप्रोपण, इससे क्या होती है, वर्षा होती है, वन जितना आप ज्यादा लगाएंगे उससे आपको वर्षा अधिक देखने को मिलेगी, तो आंसर हो गया हमारा ए, एकदम राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल की फसल है, तो कौन सी ऐसी फसल है जो बायोडीजल की है, तो जेट्रोफा से बायोडीजल का मतलब बनाया जा सकता है, जेट्रोफा से, ठीक है ना, और बायोडीजल जैविक स्रोत से प्राप्त हो रहा है, ये डीजल जो है, डीजल के समान, मतलब जो डीजल है उसके समान ही एक वैकल्पिक ईंधन है, मतलब उसके समान ही एक ऑप्शन में आ जाएगा बायोडीजल, और बायोडीजल एक जैविक मतलब स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है, और ये किससे प्राप्त होता है, जेट्रोफा से प्राप्त हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान स्थित है, तो ये है क्यू, इंग्लैंड में विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान है जो कि क्यू है, और ये इंग्लैंड में है, ये रॉयल वनस्पति उद्यान है, कैसा है ये, रॉयल वनस्पति उद्यान है, रॉयल वनस्पति उद्यान, ठीक है ना, रॉयल वनस्पति उद्यान है, और क्यू जो कि क्यू नाम है, और लंदन में एक गैर विभागीय सार्वजनिक निकाय है, मतलब गैर विभागीय मतलब विभाग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये सार्वजनिक निकाय है जो पर्यावरण किस किस पे काम करता है, अगर हम देखें तो पर्यावरण, खाद्य और ग्रामीण मामले, ग्रामीण मामलों के विभाग द्वारा प्रयोजित है, ठीक है ना, ग्रामीण मामलों के जो विभाग वगैरह होते हैं, पर्यावरण के जो विभाग होते हैं, उनके द्वारा ये परिचालित किया जाता है, ये विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिकी मतलब उद्यान है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ ही है, नाम क्या है, क्यू, रॉयल वनस्पतिकी उद्यान है, और इंग्लैंड में स्थित भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस में प्रभाव में वृद्धि होती है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस में प्रभाव में वृद्धि होती है, ये मतलब किससे होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से होती है, सिंपल सी बात है, सबसे अधिक किससे होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, डे बाय डे क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का जो तापमान है उसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है गाइस, है ना, ये आप सभी को पता है, प्रकृति के संतुलन के लिए ये क्या है, बहुत ही हानिकारक है, अगर पृथ्वी का संतुलन अगर आगे पीछे हो रहा है ना, तो ये सभी कुछ किसके कारण होता है, ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा अगर हम देखेंगे ग्रीन हाउस गैस के कारण होता है। कुछ ऐसी गैसें होती हैं पृथ्वी पर जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा को सोख कर उसे वापस नहीं जाने देती हैं, जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा है, ये सूर्य है मान लेते हैं, इससे आने वाली जो ऊष्मा है, ये ऊष्मा जो आ रही है पृथ्वी के आसपास क्या है, कुछ ऐसी गैसें हैं जो इस ऊष्मा को सोख तो लेती हैं, क्या कर लेती हैं, सोख तो लेती हैं, लेकिन इसको वापस नहीं जाने देती हैं, और इसी के कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी का संतुलन जो है बिगड़ रहा है, पृथ्वी का तापमान डे बाय डे बढ़ रहा है, और इन सब गैसों में अगर हम देखें सॉरी गाइस, तो कौन सी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, इसी में मीथेन भी आती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह भी इन्हीं में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है, तो वही बात आपको देखनी है, सुमेलित कौन है, तो पर्वत, सर्वाधिक स्थायी परिस्थितिकी तंत्र, तो सर्वाधिक स्थायी परिस्थितिकी तंत्र में अगर हम पर्वत को रखेंगे बिल्कुल नहीं है, अगर मैं यहाँ समुद्र रख दूं तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, समुद्र जो है सर्वाधिक स्थायी परिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। अजैविक अवयव जीवाणु, ये बिल्कुल नहीं होगा। हरे पौधे परिस्थितिकी तंत्र, ये बिल्कुल ठीक है, हरे पौधे परिस्थितिकी तंत्र के साथ संबंधित हैं, तो आंसर हमारा सही सुमेलित पूछा था, आंसर हो जाएगा सी, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करने से पहले थोड़ा सा पानी की नीड है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, दैट्स वाई मेरे गले में ना प्रॉब्लम हो रही है गाइस, थोड़ा सा
थैंक गॉड। थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिए मेरे साथ, ओके। बस 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आपको नजर आने वाली हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये अगर हम देखते हैं सॉरी गाइस, सॉरी, पादप संरक्षण से, ठीक है ना। किससे संबंधित है चिपको आंदोलन? पादप संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन पर्यावरण रक्षा का मतलब एक तो आई एम रियली सॉरी, मैं माइक को बंद नहीं कर सकती क्लास चलते चलते, तो ये आपको झेलना थोड़ा सा पड़ेगा ही पड़ेगा, और झेल लो भाई, इतना तो झेल सकते हो मैम को। चलो ठीक है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पादप संरक्षण से संबंधित है, और चिपको आंदोलन पर्यावरण रक्षा का आंदोलन भी है। चिपको आंदोलन क्या है? पर्यावरण रक्षा का आंदोलन भी है, ठीक है ना। और ये क्या है? भारत के उत्तराखंड, जो तब उत्तर प्रदेश हुआ करता था, में वृक्ष जो होते थे, वृक्ष के पादप की कटाई का विरोध करने के लिए आरंभ किया गया था। मतलब वृक्षों की, ये चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वृक्षों की कटाई से संबंधित है, इतना आप लोग याद रखेंगे। अरे वृक्ष लिखना था, वृक्षों की कटाई का विरोध करता था, है ना, विरोध करता था। चिपको आंदोलन वृक्षों की कटाई का विरोध करता था, और कौन से एरिया में किया था? तो जो आज उत्तराखंड है वो कभी यूपी हुआ करता था, तो यूपी वाला एरिया में ही ये चिपको आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, वर्ष कौन से वर्ष में किया गया था? तो 1972 में किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। क्यों किया गया था? वन्य जीवों के अवैध शिकार व उनकी हड्डी जो होती है, जो वन्य जीव होते हैं उनकी जो मतलब शिकार करते हैं अवैध रूप से, है ना, लोगों को जो जरूरत होती है उसका शिकार कर लेते हैं, तो अवैध रूप से शिकार, ठीक है ना, उनकी हड्डी, खाल, मांस, ये सारी चीजें जो हैं, इसके जो अवैध व्यापार होता था इनका, ठीक है, उस व्यापार के मतलब जो व्यापार को रोका जा सके, इस उद्देश्य से भारतीय सरकार ने भारतीय वन्यजीव मतलब जो संरक्षण अधिनियम है वो पारित किया। तो भारत सरकार ने पारित किया था, भारत सरकार ने, और भारत सरकार ने क्या पारित किया? तो वन्यजीव अधिनियम पारित किया, ठीक है ना। और ये कब किया गया? 1972 में पारित किया गया, लेकिन बाद में इसे सन 2003 में संशोधित किया गया, और इसमें एक कठोर मतलब दंड या फिर जुर्माना का प्रावधान भी किया गया। तो ये पारित हुआ था 1972 में, और इसमें संशोधन हुआ है 2003 में, और 2003 में संशोधन के बाद में इसमें क्या हुआ कि एक बहुत ही कठोर तरीके का जुर्माने का भी एक प्रावधान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करें ओजोन दिवस की, तो 16 सितंबर, और स्टार्ट हुआ था ये 1987 में, ठीक है। मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल था उस पर हस्ताक्षर के बाद ओजोन दिवस की शुरुआत की गई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर के बाद ओजोन जो दिवस था उसकी दिवस की शुरुआत की गई थी, और ये तब से ही 1987 से 16 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जैव विविधता की दृष्टि से अगर हम संतृप्त क्षेत्र देते हैं, मतलब बहुत ही अधिक जैव विविधता जहां पाई जाती है भारत के अंदर स्पेशली, तो ये है पश्चिमी घाट। दैट इज, मैं यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा भारत बना के दिखाऊं तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ये होता है हमारा पूर्वी घाट, एंड हियर इट इज पश्चिमी घाट, राइट। तो पश्चिमी घाट में सबसे अधिक आपको क्या देखने को मिलती है? जैव विविधता देखने को मिलती है। पश्चिमी घाट को ही हम सह्याद्री भी कहते हैं, और यहाँ पे लगभग 1600 वर्ग किलोमीटर में ये पश्चिमी घाट फैला हुआ है। 16,000 लिखेंगे गाइस, 16,000 वर्ग किलोमीटर में, एक जीरो ज्यादा लगा है, कि ये भाग फैला हुआ है। तो लगभग ये वाला जो है जैव विविधता की दृष्टि से काफी ज्यादा संतृप्त क्षेत्र है। जैव विविधता होता क्या है, अगर मैं बात करूं थोड़ी सी, तो जैव विविधता होती है जहां पर अलग अलग जीव जंतु और प्लांटिंग जो होती है सबसे अलग अलग तरीके की एक ही प्लेस पर अगर आपको देखने को मिलती है, उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। होप सो गाइज ये आपका कंप्लीट हुआ होगा, और इतना ही आज का सेशन कंप्लीट रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।